हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल श्री जी फिजिक्स प्रेप, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आज हम जितने भी ट्वेल्थ के कर्व्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखे हैं और प्लस थोड़े बहुत और मोरसोलेस इंपॉर्टेंट कर्व जो हमें कर लेने चाहिए नीट के लिए, वो आज हम यहाँ पर टेकल आउट करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के कर्व तो भैया तुम्हें एनसीईआरटी फॉर्मेटिंग में दिख जाएंगे, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से कॉपी और पेस्ट मैंने यहाँ पर करे हुए हैं। मतलब वो कर्व तो हमें करने ही करने हैं, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा कर्व बताऊंगा वो भी हमें करते हुए चलना है। एक्स्ट्रा कर्व मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि लिख दूंगा भैया ये कर्व एनसीईआरटी के कर्व है, तो एनसीईआरटी में कई सारे कर्व भी मिसिंग है, फिर वो नीट में आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो अगर चाहते हो उन सभी कर्वों के बारे में जानना जो कि नीट के अंदर डायरेक्टली पूछे जाएंगे और तुम्हारे हो रहे मॉक टेस्टों के अंदर डायरेक्टली आएंगे, तो भाई पूरी वीडियो देख लो अच्छे से। और साथ ही साथ जो भी तुम्हारे पास फॉर्मूला बुकलेट वगैरह है उसे अपडेट करते हुए चलना। अगर तुम्हारे पास वहां पर कर्व नहीं दे रखे, तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी, फॉर्मूला बुकलेट भी अपडेट हो जाएगी। नहीं बनाई तो कम से कम ग्राफ की फॉर्मूला बुकलेट यहाँ पर से बन जाएगी। कम से कम 3 या 4 सवाल तो तुमसे हो ही जाने हैं। अच्छा, पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके अंदर 11वीं के जितने भी कर्व हैं वो सारे मैंने डिस्कस आउट कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपने कर्व्स के साथ। तो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। ये एक ही में मैं चैप्टर ले रहा हूँ, तुम्हारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकता है अगर तुम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो फॉर ऑब्वियस रीजन। ठीक है, तो हम तो इंस्टीट्यूट स्टाइल ही चलते हैं अपने, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही चलेंगे। तो हमारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस बोलते हैं, तुम्हारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, और अलग से एक चैप्टर बना रखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वो सारे कर्व यहीं पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सर। तो सबसे पहला हमारे पास कर्व क्या आ जाता है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट कर्व हो जाता है सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करूंगा सॉलिड स्फीयर का। यहाँ बना हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ और फटाफट हम इसको डिस्कस करके छोड़ देते हैं। तो ये जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर हो गया, ये बोलेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनाओ। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है, इस कर्व पर डिफॉल्ट जो चार्ज हम चढ़ाकर रख रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चढ़ाकर रखेंगे। रेडियस ऑफ दिस कर्व इज कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कर्व का बिहेवियर कैसे होगा जब तुम इनसाइड हो, मतलब अंदर हो, तो ये कर्व ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जैसे ही तुम बाहर की तरफ आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्व 1/r² की प्रोपोर्शनैलिटी से घटना शुरू कर देगा। तो x क्या है, तुम किसी भी इनसाइड पॉइंट की बात करो तो वो इनसाइड पॉइंट x डिस्टेंस अवे है, और y क्या है, अगर तुम किसी भी बाहरी पॉइंट की बात करो तो वो पॉइंट तुम्हारा r डिस्टेंस अवे है। क्लियर, तो ये स्मॉल r हो गया। हमारे को पता ही है कि अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू। ठीक है, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर। और अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूंगा तो वो कितना हो जाता है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सरफेस की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाती है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर ऑन द सरफेस इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक डॉटेड लाइन यहाँ पर बनाकर आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ये मैं डॉटेड लाइन पीछे तक खींच रहा हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव लाइन है कि भाई हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मतलब एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास वैल्यू क्या होगा। मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, एट द सरफेस द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट कि कुछ मॉक टेस्ट वाले जो पेपर बनाते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर डर्टी प्ले करना शुरू कर गए हैं। ये कर्व हम क्लास के अंदर सीखते हैं और वो लोग अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज देना शुरू कर चुके हैं। तो वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बता रहा हूँ, और वो आपको क्या दे सकते हैं, वो नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो जस्ट ये कर्व जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के वो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते थे ना, 11th क्लास की वीडियो देख लेना, तो उसके कर्व नीचे की तरफ से बनते थे। मतलब यही कर्व होगा जो नीचे की तरफ बन रहा होगा, नेगेटिव एक्सिस में बन रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा फॉर द केस ऑफ द नेगेटिव चार्ज इटसेल्फ। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सॉलिड के लिए, दूसरा हो जाता है हमारे लिए हॉलो स्फीयर के लिए। ठीक है, फॉलो मैं थोड़ा धीरे धीरे आराम से ही करूंगा, तुम्हें चाहिए तो तुम 2 टाइम्स 3 टाइम्स n टाइम्स की स्पीड से तुम इस लेक्चर को देख सकते हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है सर। ये मेरे पास सेंटर हो गया, ये मैंने एक्सेस बना दिए। ठीक है, ये फील्ड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, मैंने पीछे लिखा था ना डिस्टेंस, हाँ ये लो, ये डिस्टेंस x का वेरिएशन हो गया। हम्म
देखो हॉलो है ना, हॉलो के मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ कोई भी फील्ड आपको देखने को नहीं मिलेगी, अंदर की तरफ कोई भी फील्ड आपको देखने को नहीं मिलने वाली सर। तो ये रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ कि अंदर की तरफ कोई फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम बाहर जाओगे बाहर की तरफ आपको फील्ड देखने को मिलेगी, और वो वैसे ही वेरी करेगी जैसे हम पहले वेरी करवा रहे थे, दैट विल बी 1/r²। सरफेस पर अभी भी उतनी ही फील्ड हमारे पास रहने वाली है जितनी पहली थी। कितनी फील्ड थी हमारे पास पहले, KQ/r²। अब इसके अंदर ये बनाएगा कैसे, मैं आपको वो बनाकर दिखा देता हूँ। ये कर्व मतलब दिखेगा कैसे तुम्हारे को एग्जाम में, ये कर्व कैसा आएगा। मतलब यार देखो, मुझे तो एक्चुअल डायग्राम थोड़ा सा दिखाना ही पड़ता है ना, तुम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डॉटेड लाइन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करूंगा। तो एक डॉटेड लाइन ऐसे पीछे की तरफ रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये डॉटेड लाइन इट इज अ पार्ट ऑफ द कर्व, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन, या ये सॉलिड लाइन नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ई ऑफ सरफेस की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, तो ई इनसाइड 0, ई सरफेस KQ/r², और ई आउटसाइड, ठीक है, KQ/r²। सिंपल ऐसा है। अब इसके अंदर हम एक बार पोटेंशियल की बात कर लेते हैं दोनों कर्व के अंदर। अब मैं तुम्हारे को ना पोटेंशियल का कर्व बता देता हूं। देखो सॉलिड स्फीयर, तो यहां पर हम दो एक्सेस बना लेते हैं, सिंपल तरीके से बताऊंगा, और फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख दूंगा। तो पोटेंशियल वर्सेस आर का कर्व है, ये हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। दिस विल रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, पोटेंशियल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, KQ/2r³ 3r² - x², है ना, या 3r² - स्मॉल r², वेयर x इज द वेरिएशन फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है इनसाइड पर, लेकिन सरफेस पर कितनी हो जाती है पोटेंशियल हमारे पास, KQ/r, और आउटसाइड पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल कितनी हो जाती है, इट विल बी KQ/r, है ना, जिससे भी हम वेरिएशन यहाँ पर ले रहे हैं, तो KQ/r। ठीक है, तो अंदर की तरफ से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना ये थोड़ा सा ऐसे सा कर्व बनेगा, एस शेप नहीं होता, ऐसा सा, वैसा। ठीक है, ये लो सर, आपका कर्व है तैयार। सरफेस पर तो हमारे पास वही वैल्यू रहने वाली है, KQ/r, यहाँ पर हो जाएगी सेंटर पर 1.5 KQ/r, और बाहर की तरफ वेरिएशन 1/r का रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन कैसा है, सैड पैराबोला, क्योंकि -x² है। ठीक है, और बाहर का वेरिएशन 1/r का वेरिएशन है, एज यूजुअल चांद जैसा कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो सॉलिड स्फीयर का हो गया जो कि डायरेक्ट आएगा, मैं इसको कहूंगा कि ये डायरेक्ट आने वाले कर्व हैं, डायरेक्ट, ऐसे ही आपको ये मॉक टेस्ट में पूछ लिया जाएगा। दूसरा हमारे पास कर्व क्या हो जाता है सर, दूसरा हो जाता है हॉलो स्फीयर की वजह से। तो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए हमारे पास अगर देखा जाए तो इनसाइड कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हमारे पास हॉलो स्फीयर के अंदर सरफेस पर है, आउटसाइड पर है, उतना ही इनसाइड भी रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x = r ऑन द सरफेस, ये हो गई पोटेंशियल, ये होगी आर की वेरिएशन, यही हमने ले रखी है ना। ठीक है, तो अंदर की तरफ तो पोटेंशियल हमारा KQ/r ही रहने वाला है। इसे एक सॉलिड लाइन से बनाऊंगा मैं, ये देखो KQ/r इनसाइड, है ना, इनसाइड से लेकर सरफेस तक सेम रहेगा। वैसे मैंने यहाँ क्यों लिख दिया पता नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं। तुम लोग इसे यहाँ पर लिख देना, साइड पे यहाँ लिख देना। और बाहर की तरफ वेरिएशन कैसे होगा, अगेन 1/r की प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये बहुत जगह पूछ लिया जाता है, ये मतलब इतनी जल्दी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये वाला कर्व जरूर पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास किसके हो गए सर, ये पोटेंशियल वगैरह के हमारे पास कर्व हो गए। अब हमारे पास क्या रहते हैं, और भी बहुत सारे कर्व हैं, जैसे, मगर वो इतना पूछा नहीं जाएगा, बता देता हूँ तुम्हें अगर जानना है तो, कि भाई अगर मान लो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कर्व बनाओ।
तो अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का कर्व बना रहा हूँ तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी 1/r की रहती है, तो उसी तरीके से ये बनता हुआ हमें नज़र आएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। और अगर इसके पोटेंशियल वर्सेस आर का कर्व बनाऊं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोपोर्शनल टू 1/r², और दूसरे वाला जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो है 1/r की प्रोपोर्शनैलिटी, तो वो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखेगा, मतलब मोर और लेस दोनों चांद जैसे कर्व हमारे को देखने पर मिलेंगे। अब तुम लोग मतलब मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो तो तुम्हें क्या ही इसमें डिफरेंस पता चलेगा, लेकिन मोर और लेस यही हमारे पास डिफरेंस है। देखकर तो वैसे बहुत ही कम होगा कि कोई बता पाए। अब रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट हमारे पास कितनी होती है, वो होती है के क्यू क्या एक्स अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2। तो लेट अस कंसिडर दैट वी आर हैविंग अ रिंग, ये हमारे पास एक रिंग, अरे ये क्या बन गया, वो हम कंसिडर नहीं करने वाले, वो कोई रिंग नहीं थी, वो बस ऐਵੇਂ ही एक जोक था, मजाक था। ये एक रिंग है आपके पास, ठीक है, ये एक रिंग है, ये इसके एक्सियल एक्सिस हो गए। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी इसकी। ठीक है। और ये जो मैक्सिमम अटेन कर रही है, ये अटेन कर रही है x = r/√2 पर। ये जो मैक्सिमम अटेन कर रही है ये कर रही है x = r/√2 पर, जहाँ पर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग हम ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर इस रिंग पर ले रहे हैं। तो ये तो एक पहला कर्व हो गया हमारे पास। दूसरा कर्व हमारे पास क्या हो जाएगा सर, यही हमारे पास होगी रिंग, बस हम क्या करेंगे, इसके पोटेंशियल का कर्व बनाएंगे। तुम कहोगे सर ये भी आता है, मॉक टेस्ट में आ रहा है इस वक्त। अब बात ये है ना, मैं तो पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, और पहले भी पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में तुम्हारे, तो यार हमें पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ आप बस नोट डाउन कर लो, हैव सम फेथ। नोट डाउन करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, जब पीडब्ल्यू में पढ़ाया था, तो के क्यू अपॉन में √r² प्लस x²। जैसे जैसे तुम्हारा x बढ़ता रहेगा, x की डिस्टेंस का मतलब होता है सेंटर से दूरी x, एक्सियल लाइन पर। तो ये जरूर पूछा था मैंने अपने एग्जाम के अंदर, और बोला भी था कि भाई ये क्वेश्चन तो डालना ही डालना है ना, डलना चाहिए ये क्वेश्चन, वरना तो अगर वर्कशीट में नहीं होगा, एग्जाम में नहीं होगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट का मतलब है बस बच्चे को टिक करना था और आगे बढ़ना था, तो फिर यार पता कैसे चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, एक आध और कर्व हम यहाँ पर देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ये थोड़े, तुम ये कह लो कि ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछ लिए जाए तो फिर क्या होगा, टॉर्क वर्सेस थीटा का कर्व है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, पीई साइन थीटा। तो मतलब क्या है, टॉर्क का वेरिएशन किसके हिसाब से होगा, साइन के फंक्शन के हिसाब से होगा। तो ये अगर मान लो मैं लिखूँ यहाँ टॉर्क और यहाँ मैं लिखूँ थीटा, तो साइन थीटा का कर्व तो सब जानते ही है, नहीं जानते तो तुम जान जाओगे अभी थोड़ी देर में, ये बार बार एसी में भी डिस्कस होगा। तो ये हमारी टॉर्क हो जाएगी, जिसमें ये जो एम्पलीट्यूड हमारे पास निकल कर आएगा ये कितना हो जाएगा, पीई। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पीई। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास टॉर्क का कर्व आ गया, पीई साइन थीटा। दूसरा एक और कर्व हम यहाँ पर कर लेते हैं, जगह ही जगह है हमारे पास, क्या नाम था उस कर्व का, पोटेंशियल का, क्या था, -p.e। तो ये कितना था, -pe cos थीटा। तो ये cos थीटा के वेरिएशन से है, लेकिन ऐसे ही ऐसा वैसा cos थीटा नहीं, नेगेटिव एक्सिस वाला cos थीटा। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास थीटा है, तो आप जानते हैं cos थीटा का कर्व कैसा होता है, कैसा होता है भाई, ऐसा होता है। लेकिन इसका उल्टा कर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास नेगेटिव cos थीटा है, एक नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें से आप ये क्लेम आउट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू +pe है, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये किसे बताता है, अनस्टेबल को। और जहाँ पर नेगेटिव बी है, ये किसे बताता है, स्टेबल को बताता है। याद आया। तो ये छोटे छोटे कर्व है, देख लो, जानकर रखने पड़ेंगे। अब किसी ने बोल दिया यू वर्सेस थीटा का कर्व बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे, यही तो स्केलिंग तुम करोगे। यहाँ पर ये वाला चैप्टर मेरे हिसाब से हो जाता है खत्म, अब इसमें कुछ नहीं आने वाला। ठीक। और ये अच्छा, ये सब हम बना चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, क्या हमने हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल बना दिया क्या, याद भी नहीं मुझे बना दिया होगा, हाँ बना दिया है, बना दिया ना, हाँ बना दिया। वो अचानक से सामने आया ना तो पता ही नहीं चला। ओके चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर लेते हैं। पहला कर्व हमारे पास ओम्स लॉ का कर्व होता है, तुम्हारे को पता ही है कि कुछ कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ओम्स लॉ फॉलो करते हैं फिर नहीं करते। तो देख लो इसका क्या लिखा है, जो डैश लाइन है वो रिप्रेजेंट कर दी है लीनियरिटी ऑफ द ओम्स लॉ की,
ठीक है, कि कौन सा ऐसा कंडक्टर है जो लीनियरली ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है और करना भी चाहिए, ऐसा हम हाइपोथेटिकली मानते हैं। ठीक है, द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर अ गुड कंडक्टर। तो ये एक्चुअल रियल उसके लिए, मतलब जैसे मान लो अपन लोगों ने कॉपर लिया, तो हम सोचेंगे यार कॉपर तो बिल्कुल ऐसे वेरी करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा, वो ऐसे वेरी कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर हद तक तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बाद देख रहे हो डिविएशन आ रहा है, इस पार्ट में तुम्हें डिविएशन देखने को थोड़ा सा मिल रहा होगा, लेकिन ठीक है, मोर और लेस हम कहते हैं ये अच्छा कंडक्टर है, फॉलो कर रहा है। दूसरा, हमारे पास ये क्या हो गया, सबको पता है ये सेमीकंडक्टर है, सबको पता है ये रट कर रखना है, क्योंकि सीबीएसई में तो ये कर्व आया ही आया है हमें। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन डायोड। तो अगर हम डायोड को देखें तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि नोट दैट द डिफरेंट स्केल फॉर द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। ये क्या कह रहा है कि भाई देखो, यहाँ पर तो मैं मिली एम्पियर का ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं माइक्रो एम्पियर का स्केल ले रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा इसको संभल कर रखना। एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया कि यहाँ का स्केल मेरा मिली का है, नीचे का स्केल मेरा माइक्रो का है, जो कि हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम इंडिविजुअली इन्हें बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेरिएशन है, ये नॉन लीनियर वेरिएशन हमारे को दिखाई पड़ता है। क्लियर है? अभी के लिए तो बस नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट में जाकर मुझे वापस पढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पर ही पढ़ाऊंगा। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, करंट वर्सेस वोल्टेज, किसके लिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। ठीक है, अब ये देखो, कुछ टाइम तक तो ठीक है, फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ चल रहा है। फिर नॉन लीनियर रीजन आ जाता है, फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आ जाता है। आप देख रहे हो, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, कि हमारे लिए लीनियर रीजन इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए नॉन लीनियर इंपॉर्टेंट है, नहीं, नेगेटिव। अब ये मेंशन कर दिया ना कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये आपको कंसेप्चुअल में आ जाएगा। मतलब कंसेप्चुअल के अंदर वो यही ग्राफ आपको दे देगा, कह देगा कि क्या ये पर्टिकुलर रीजन एग्जिस्ट कर सकता है, कि भाई इसके अंदर नॉन नेगेटिव रेजिस्टेंस जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं है। ये एनसीईआरटी के अंदर का कर्व है, मैं कहीं अपनी तरफ से नहीं लेकर आ रहा, मुझे खुद याद नहीं है ये कर्व, वरना मैं क्यों तुम्हें वो करता, मुझे बस डेटा याद है ना, कि भाई हाँ ऐसा होता है, कंसेप्चुअल आएगा तो मैं एकदम से टिक लगा दूंगा। लेकिन मेन बात है, बच्चे को तो नहीं याद होगा ना भाई, हम इंस्टीट्यूट के अंदर करवा देते हैं, थोड़े बहुत कर्व करवा दिए, बाकी के स्किप करवा दिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो तुम सब जानते ही हो, थोड़े बहुत कर्व हम पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत कर्व नहीं पढ़ते, ये वाला कर्व छूट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ छूट गई उसे एग्जाम में दे देता हूँ, क्यों, बच्चा उसको पढ़ेगा, कहीं ना कहीं से ढूंढेगा। मैं बता देता हूँ कि भाई ये एनसीईआरटी से था, तूने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। जिसने पढ़ी होती है वो कर देता है, टिक कर देता है। तो इसमें क्या सवाल आएगा, सवाल तो यही आएगा कि भैया गैलियम आर्सेनाइड है, क्या रीजन नंबर 3 एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस है। अब बंदा तो सोचेगा ना, यार नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर तो है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ओके चलो नेक्स्ट, ये अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है, प्लीज इसको तो तुम रट लो, नोट डाउन कर लो, ये तो नोट्स में भी लिखवाता हूं मैं। तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट कर्व है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, किसके लिए बढ़ रहा है, कंडक्टर के लिए बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने चेंज करा था, तुम कहोगे यार कैसे यार, सिनिस्ट्रिकल सर है, मतलब पढ़ाया ये पेपर के अंदर दे कुछ और रहे हैं, तो यार कर सकते हैं हम लोग तो। ठीक है, तो अगेन क्या है, मैंने क्या बोला, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाओ इसी कर्व से, तो वो ऐसे बनना था। तो प्लीज आप ये ध्यान में रखना, ये दोनों कर्व कंडक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक कर्व आपका आएगा। मॉक टेस्ट के अंदर ये वाले कर्व ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस। अरे चलो, फिर आ जाता है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। ये लीनियर वेरिएशन का कर्व है, तुम्हें पता ही होगा कि भैया हम क्या लिखते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, अगर तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला है। तो रेजिस्टिविटी किसके लिए हम यूज करते हैं, नाइक्रोम के लिए, एज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तो हमें पता है कि भाई टी जब हमारे पास कुछ नहीं है, जीरो है, तब भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी मतलब रो नॉट एग्जिस्ट कर रही है। फॉर्मूला दिख रहा है ना, बस फॉर्मूला दिखना चाहिए। तो तब भी रो नॉट एग्जिस्ट कर रही है, और जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सबको पता है ना क्यों बढ़ जाती है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागना शुरू हो जाएंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये मतलब ऐसा नहीं होता कि कम ही होगी, नहीं सर, झगड़ा शुरू हो जाता है ना, बेचारे एक लाइन में जा नहीं पाते हैं अब, तो रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। तो यार इन सब कर्व में कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक ये कर्व इंपॉर्टेंट हो गया, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, देखो ये मत भेदभाव करना कि कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये दो कर्व इंपॉर्टेंट हो गए। तो आगे बढ़े अब, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है,
ये देखो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ये स्पेसिफिकली मैं लिख कर लाया हूँ, नहीं याद रहता यार, किसको याद रहेगा। किसके लिए, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। पहले वाले किसका था, नाइक्रोम के लिए, अब ये वाले किसका है, सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी कम हो रही है, क्यों, एनर्जी चार्ज कैरियर जो है, एनर्जी कैरियर चार्ज जो एनर्जी कैरी करता है वो फ्री फ्री होने शुरू हो गए ना, तो वो रेजिस्टिविटी को कम करेंगे, कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब ज्यादा लोग हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं एनर्जी को, तो वो ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कैसा है, चांद जैसा कर्व आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, बड़े, यस। अब आ जाता है हमारे पास क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या क्या कर्व है, चलिए सर डिस्कस करना शुरू करते हैं। अरे पेन कहाँ गया, हाँ। सबसे पहला हमारे पास वही एक इन्फानाइट वायर रहता है, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या आती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या होता है, आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर, यही फॉर्मूला होता है ना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर, नहीं 2 आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर। सर ये इन्फानाइट का केस है, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। अगर ये सेमी इन्फानाइट होता तब मैं ये मानता, खैर मारो गोली उस चीज को। तो मेन चीज पर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एच, एच क्या होता है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इटसेल्फ। अगर करंट आई है इसके अंदर तो कैसा है, 1/h की प्रोपोर्शनैलिटी है। तो तुम देख रहे हो, अगर तुम पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो 1/h के सारे कर्व ऐसे ही बनने वाले हैं, 1/x। तो अगर कोई तुम्हें कह रहा है ना y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो ये चांद जैसा कर्व ही बनेगा। हाँ 1/x² का भी कर्व ऐसा ही दिखता है, लेकिन बस उसका कर्वेचर थोड़ा सा और डीप डाउन चेंज हो जाता है, थोड़ा और सट जाता है। बात आप समझ रहे हो। तो आप ये कर लेना डेस्मॉस के अंदर एक बार जाकर, तुम करोगे तो हो जाएगा। तो होमवर्क समझ गए ना, डेस्मॉस एक कर्व बनाने की ऑनलाइन तुम्हारे को वो मिल जाती है, सॉफ्टवेयर मिल जाता है, डेस्मॉस में जाना, उसमें y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। ये कर्व अपने आप बनाने की कोशिश करना और देखना कि किसका कर्वेचर कितना आ रहा है, कम से कम इससे कुछ सीखोगे। और मैं पता है क्या कहूंगा, तुम 3-4 कर्व के बारे में और जानकारी ले लेना, y x², y x³ और y(x⁴) ये 3 कर्व और देख लेना, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं, है ना। तो प्लीज ये 3 कर्व एंड ये 2 कर्व, ये 5 कर्व आपके लिए क्या है, डेस्मॉस में जाना, गूगल पर लिखना डेस्मॉस, है ना, ग्राफिंग कैलकुलेटर, और उसके अंदर इसे बनाने की कोशिश करना। ये हमारे पास एक कर्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल पर। अब कॉइल का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉइल के में सिंपल सा केस है, हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई NI r² प्लस x² की पावर 3/2। अगेन ये एक बेल शेप कर्व है, मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, x = 0 पे, मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, x = पे। सेम ये कर्व आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये x का वेरिएशन है आपका, ठीक है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल पॉइंट इटसेल्फ। अब एक और है हमारे पास, कौन से बच रहे हैं, सॉलिड वायर और हॉलो वायर के केस, ठीक है। तो सॉलिड और हॉलो वायर, एम्पियर सर्किटल लॉ मतलब हमने जो यूज करा है, मैं उसी का यूज करूंगा। बन क्यों नहीं रहा, ऐसे ही बना दूं, खूबसूरत सा तो दिख रहा है यार, बनाने में ना टाइम लगता है। तो ये सॉलिड वायर का केस है, और मैं इसके ना सेंटर से वेरिएशन को दिखाना पसंद करूंगा। तो जब भी तुम अंदर की तरफ हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक। और जैसे ही तुम बाहर हो वो इनवर्स रिलेशन पर आ जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। जो नॉर्मल हम फॉर्मूला लगा रहे थे हमारे इनफाइनाइट वायर के लिए, वही फॉर्मूला बाहर के लिए भी काम आएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा लिख पाए तो एक्सप्रेशन भी लिख दे वो, कि भाई इनसाइड सरफेस पर किसी भी इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी वो निकाल पा रहा है। ये किसके लिए हो जाता है, ये सॉलिड वायर के लिए हो जाता है, सॉलिड वायर। हॉलो के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हॉलो के लिए अगर हम बनाएंगे, ऐसे ही बना दूं हॉलो के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कह लो विद रिस्पेक्ट टू आर, ये मतलब एक्सियल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तुम भागते रहोगे। तो इनसाइड पॉइंट पर तो कोई करंट होता नहीं, तो इनसाइड पॉइंट पे हमारे पास आंसर भी कैसा आता है, 0 आता है। और जैसे ही तुम बाहर की तरफ आ जाओगे, बाहर की तरफ तो जैसे पहले वेरी कर रहा था वैसे अभी भी वेरी करेगा। यहाँ के भी जो सरफेस की वैल्यू है, वो सरफेस की वैल्यू आप मुझे लिख कर देंगे,
कमेंट सेक्शन के अंदर देखते हैं कौन लिखता है कौन नहीं लिखता। कम से कम होमवर्क तो करोगे तो मुझे पता भी चल जाता है कि एक्चुअली कौन बच्चा ऐसा है जो मतलब एक तरीके से पढ़ रहा है, क्योंकि मैं मेहनती बच्चों को देखता हूँ। टॉपर अपनी जगह सही है, मैं मानता हूँ टॉपर अच्छे होते हैं, टॉपर बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसके शायद मार्क्स थोड़े से कम भी आ रहे हो लेकिन मेहनत वो पूरी कर रहा है, मेरी नज़रों में और मेरे परमात्मा की नज़रों में वो भी उतना ही इक्विवेलेंट है जितना वो टॉपर है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास दो कर्व हो गए, एक सोलिनॉइड हो जाता है। तो इसमें हमारे पास दोनों ही सोलेनॉइड है, एक तो रियल सोलेनॉइड है और एक आइडियल सोलेनॉइड है। तो पहले मैं बना देता हूँ, फिर तुम थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाओगे कि रियल और आइडियल में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। देखो, जैसे मैं यहाँ पर आइडियल का बनाता हूँ क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है। वैसे तुम कहोगे सर सोलेनॉइड तो अब हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन कौन भरोसा कर सकता है इन संस्थानों पर, ये एकदम से बदल भी तो देते हैं। अब ये होता क्या है कि कुछ ऐसा दिखता है तुम्हारे को कि जैसे ही तुम बाहर की तरफ आओगे, जैसे ही तुम बाहर की तरफ आओगे ये वैल्यू आधी हो जाती है। ठीक है, आई होप ये दिख रही होगी तुम्हारे को। तो जैसे तुम अंदर हो तो वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई, और जैसे ही तुम बाहर आ जाओगे हाफ ऑफ बी। ठीक है, हाफ ऑफ बी, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ। तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास सोलेनॉइड है तो एट द वेरी एंड ऑफ द एजेस, ये मैं सोलेनॉइड यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये एज मतलब ये समझ लो ये -L/2 है, और ये समझ लो ये L/2 है। अगर कोई सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, L लेंथ है, तो इसके एंड पॉइंट्स पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। रियल सोलेनॉइड में पता है क्या होता है, मेन बात क्या होती है कि रियल और आइडियल में कोई डिफरेंस है। रियल में ये होता है कि काफी लंबे हिस्से तक ये ऐसे कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन रहती है। कहने का मतलब है जब तुम बिल्कुल एंड पर आ जाओगे ना, तब ये डिप तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, विच इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब अगर मैं इसी के अंदर तुम्हारे को एक आइडियल मतलब एक रियल सोलेनॉइड बनाऊंगा जो असली सोलेनॉइड होता है, तो वो पता है कैसे काम करेगा, वो थोड़ा सा ऐसे रहेगा एंड देन वो डिप मार जाएगा ऐसे। तो यहीं पर ऐसे ही बनाकर दिखा रहा हूं मैं, वो ऐसे डिप मार जाएगा। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये काफी हद तक ऐसे कांस्टेंट लाइन चल रही है, लेकिन रियल वाले में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल वाला बस हल्का सा बम्प यहाँ दिखा देगा एंड देन इट विल डाई ऑफ, वो डाई ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला कर्व आ सकता है। अगेन मैं ये कहूंगा मॉक टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, मॉक टेस्ट। और देखो, जैसा कि तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है, भरोसा तो मैं 1 टके का नहीं करता उसके सिलेबस के ऊपर, है ना। वो कह देगा कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं है और एनसीईआरटी में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, और वो कह देगा फिर मैंने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दे दिया क्योंकि वो एनसीईआरटी में दे रखा था, लेकिन मैं एनसीईआरटी की कोई बात नहीं मानता, वो ये स्टेटमेंट भी जारी कर देगा। तो ये सारा स्टेटमेंट का खेल है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद पेपर कहीं से भी आए, पेपर उतने में से ही आएगा जितने में से मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ तक हमारे पास ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये सोलेनॉइड वोलेनॉइड का कर्व हमने यहाँ पर बना लिया। अब मैटर में क्या पूछा जाता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के बीच में कर्व पूछा जाता है, मतलब आई वर्सेस एच के बीच में कर्व पूछा जाता है। तो हमारे पास एक्चुअली देखो ले दे के हमारे पास तीन ही वो होते हैं, क्या कहते हैं, मटेरियल। एक डायामैग्नेटिक, है ना, एक तुम्हारे पास वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब तुम कहोगे सर इतना सोचने की क्या जरूरत पड़ रही है, आपको तो पता ही होगा। भाई मैं केमिस्ट्री वाला नहीं हूँ, मैं इतना मटेरियल्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो आई वर्सेस एच का कर्व होता है और ये आई नेगेटिव है। अरे बन जा मेरे भाई, फ्लस्ट्रेशन होती है, देख रहे हो तुम, नहीं बनता तो ये आई नेगेटिव है। तो ये मैं बना रहा हूँ डाया मैग्नेटिक के लिए, ये नोट डाउन कर लेना, ये देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें किसी किताब के अंदर। हाँ कोई बहुत अच्छी किताब है एज लाइक एसन, ये जो मुझे फेवरेट है और मैं खुद कहता हूँ कि वो मेरी फेवरेट किताब है, इसलिए मैं उसका अपनी वीडियो में नाम भी लेता हूँ कि उससे बेहतर फिजिक्स की बुक शायद इस दुनिया में कभी बनी होगी। ठीक है, मॉड्यूल के बारे में तो और चर्चा करेंगे हम कि कौन किसका किस इंडस्ट्री का मॉड्यूल अच्छा है, लेकिन सनगेज वो बेस्ट बुक है ना। अगर मैं भी अपनी बुक बनाना चाहता हूँ तो मैं भी वो करूंगा कि उससे तो बेहतर बुक बनाऊं सेनगेज से। तो कर रहे हैं कोशिश, होगी कामयाब किसी ना किसी दिन की उससे भी बेहतर हम बुक बना सके, लेकिन अभी तो मेरी फेवरेट वही है। अब ये आई वर्सेस एच किसके लिए है, पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ज़्यादा नहीं सोचना, बस बनाते हुए चलना है। ठीक है, फिर कौन सा बच रहा है हमारे पास, आई वर्सेस एच कर्व, फेरो मैग्नेटिक। आई वर्सेस एच कर्व फेरो, फेरो के लिए पता है अजीब सा ही होता है,
ये याद रखना भी थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल होता है, ये ऐसा सा होता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक के लिए है। स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, कभी उसके ऊपर तुम लोग कहोगे अरे यार अनमोल सर की स्पेलिंग गलत हो गई, वो होती ही रहती है। कहोगे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा। अब एक और था, ससेप्टिबिलिटी का कर्व था ना। हाँ, एक ससेप्टिबिलिटी का कर्व था। तो ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। अब तुम कहोगे सर आपने ससेप्टिबिलिटी की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, आती होती तो मैं लिख देता, है ना। देखो यार, क्या ही फर्क पड़ता है कुछ फर्क पड़ता है। डाया मैग्नेटिक के लिए अगर मैं लिखूं, डाया के लिए ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है सर। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करता हूँ ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर, क्या नाम था, पैरामैग्नेटिक। लग रहा है थोड़ा थोड़ा कॉफी हिट कर रही है। ये लो। तो ये ना चांद जैसा कर्व बनता है। देखो जब मैं कह रहा हूँ ना चांद जैसा, तो रट लेना कि हाँ चांद जैसा बनता है, बात खत्म। तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है। ये क्यूरी कांस्टेंट हो जाता है, ये हमारे पास टेम्परेचर हो जाता है। फिर एक और है हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, राइटिंग सही है ना मेरी? मस्त राइटिंग है ना। ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर, क्या नाम था, फेरो मैग्नेटिक। यार सही में कॉफी चढ़ रही है, थोड़ा सा अवेकनिंग आ रही है मेरे को, है ना। थोड़ी थोड़ी नींद हट रही है। इसमें ना एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, बस हमें उसी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो यार छुट्टी का दिन, ऊपर से लेक्चर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका एक्चुअली फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ये थोड़ा ऐसे बनेगा, ये लो। और अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो क्यूरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग इसे ध्यान में रखना कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, ससेप्टिबिलिटी का कर्व हो जाता है कि नहीं मस्त एकदम। बढ़िया हैंड राइटिंग, बढ़िया सब कुछ। ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर ज़्यादातर कुछ नहीं है तुम्हें, मतलब अगर तुमने देखा है फाई इक्वल टू बी डॉट आई, तो यहीं पर से, वो सॉरी, फाई इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ, बी डॉट आई, बी डॉट ए वगैरह। तो तुमने देखे होंगे, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये तुमसे पूछता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बी वर्सेस ए दे देगा तुम्हारे को, बी वर्सेस ए दे देगा, और कहेगा भैया ये क्या है, तो तुम कहना इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला ये तुम लोग को। और बाकी एक चीज़ और दे सकता है, जैसे ईएमएफ का मतलब हमारे पास होता है डी फाई बाई डी टी। तो ये फाई वर्सेस टी का कर्व दे देगा तुम्हारे को, है ना। और तुम्हें पता ही है कि अगर फाई वर्सेस टी का ये कुछ भी कर्व बना दे किसी भी एक पॉइंट पर, जहां पर तुम टेंजेंट डिफाइन कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, वो डी फाई बाई डी टी बन जाएगा। भाई जैसे मान लो मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी डी फाइव बाई डी टी कहलाएगी। एंड डी फाइव बाई डी टी इज नथिंग बट योर ईएमएफ। तो ऐसे कॉमन सेंस वाली बातें ये पूछ सकता है, मुझे लगता नहीं कि इन सबको बताने की कोई ज़रूरत है। तो मैं आ जाता हूँ उस कर्व पे जिसे बताने की मेरे को ज़रूरत है, और वो ये वाला कर्व है। क्या है ये, एसी जनरेटर का कर्व है। एसी जनरेटर का कर्व। तुम्हें फार्मूला तो पता ही होगा कि भाई जो ईएमएफ हम जनरेट करते हैं वो क्या होती है, नवाब साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे सर ने मुझे एक्चुअली सिखाई थी, श्रीवास्तव सर ने। और मैं बड़ा ही प्राउड फील करता हूँ जब भी मैं उनका नाम लेता हूँ, वो भी हैं, अभी भी हैं, पढ़ाते हैं वो। तो मतलब आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम, कि मतलब वो मेरे सर थे। मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी बात तो मेरे लिए क्या होगी, जीवन की सफलता ही मेरी यही है कि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है। और वो मेरे सर है, इससे ज़्यादा खुशी की बात तुम नहीं समझ सकते कि मेरे लिए क्या होगी। तो अच्छा एक और चीज़, इसके अंदर तुम देख रहे हो ईएमएफ की जो वैल्यू है वो साइन ओमेगा टी से वेरी कर रही है। तो यहाँ पर साइन का कर्व है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये हमारे पास टाइम है। तो अगर ई को मैं टाइम के वर्सेस लगा रहा हूँ तो वो साइन का कर्व आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत पता है क्या होता है, अब ये जो आर्मेचर है ये ऐसे घूमता रहेगा,
तो एंगल वेरी कर रहा है। अब जैसे 90 डिग्री के एंगल पर आ गए, ऑब्वियसली साइन 90 डिग्री मैक्सिमम हो जाता है, तो 90 डिग्री के एंगल पर हमें मैक्सिमम ईएमएफ देखने को मिलती है। और टाइम वहां पर क्या होता है, T/4, एक चौथाई टाइम। मतलब एक पूरा घूमने का टाइम अगर T है, तो 90 डिग्री कब अचीव होगा, जब एक चौथाई टाइम अचीव कर पाओगे तुम। समझ रहे हो? तो ये बस वही है, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये देखो 3T/4। ठीक है, चलो। तो ये कर्व आपको ध्यान में रखना है कि ये साइन का ही कर्व बनेगा। आगे बढ़े। अल्टरनेटिंग करंट। अब हाँ, इसमें से बहुत सारे कर्व होते हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए। शुरू करते हैं। मैंने इसमें से कुछ लगा रखे हैं, हाँ, एनसीईआरटी में शायद सिर्फ एक ही कर्व मैंने लगा रखा है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा कर्व हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो वही कर्व आ जाता है, करंट का कर्व, I = I0 साइन ओमेगा टी। बहुत ही बेसिक सा ये करंट का हमारे पास कर्व हो जाता है। किसके ऊपर वेरिएशन है, टाइम के ऊपर। तो अब तुम्हारे ऊपर है भैया, तुम इसे खुद बनाना चाहोगे या मैं बनाऊं। ठीक है, मैं देखो, अब पॉज कर सकते हो तुम वीडियो को, पॉज कर लो और बना दो। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया आई वर्सेस टी का कर्व, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत डॉटेड मत बनाना, तुम तो सॉलिड ही बनाना। वो तो मेरे पास जो पेन सिलेक्टेड था मैंने उससे बना लिया। अच्छा, इसके अंतर्गत ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, I0। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -I0। ठीक है, तो ये I0 से I0 है ना। और ये हमारे पास टाइम की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बता सकते हो मुझे? अच्छा, जैसे मान लो अब तुम टाइम की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे कि ये टाइम की वैल्यू कितनी है, जैसे हम पहले वाला कर्व कर रहे थे ना, मुझे कैसे पता ये टाइम की वैल्यू T/4 है? मुझे तो नहीं पता ना। मुझे तो ये पता है कि भैया यहाँ पर जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाता है, π/2 हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, एंगल का मतलब क्या होता है सर्कुलर मोशन में, ω/t। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। भाई 2π टोटल टाइम। अच्छा, अगर तुम्हारे को ये फॉर्मूला कुछ नहीं पता तो एसएचएम की वीडियो जाकर देख लेना, मैंने बनाई हुई है, फार्मूला भी बना रखे हैं और लेक्चर भी बना रखा है, तुम देख लेना। तो टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी T/4। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी ये T/4 होगी। ऐसे ही करके तुम ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। कर्व सिमिलर टू दैट ऑफ दिस ही मिलेगा। ये जो देख रहे हो 3T/4 T/2, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर्व मिलेगा। तो यहाँ पर भी तुम्हें T/2 मिल जाएगा, यहाँ भी तुम्हें 3T/4 मिल जाएगा। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ, कहाँ गया ये, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर v ले लूँ मैं, दैट इज v = v0 लिख दूँ, तो ये i की जगह यहाँ पर v हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम पड़ेगी तुम्हारे को? नहीं, बस इतना ही है। अब मैं ना यहाँ 3-4 सर्किट की बात कर लेता हूँ। ये दे नहीं रखे, देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है। जो भी मैं बना रहा हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है, जो मैं नहीं बना रहा और प्री डिटरमाइन तरीके से दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी के अंदर है। अब तक तो तुम समझ गए होंगे अगर तुम लेक्चर फॉलो कर रहे हो। मैं ना यहाँ इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बना रहा हूँ। तो ये पहला कर्व मैं बना रहा हूँ आरएल सर्किट के लिए। आरएल सर्किट के अंदर हमारे पास इम्पिडेंस की वैल्यू होती है एक्सएल का होल स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। दैट इज इसकी हमारे पास वैल्यू हो जाती है ω/L का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो तुम्हारे पास जीरो फ्रीक्वेंसी है, मैं जेड वर्सेस एफ का कर्व बना रहा हूँ, जीरो फ्रीक्वेंसी पर जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, जो वेरिएशन है वो चांद जैसा वेरिएशन ऐसा देखने को मेरे को मिलेगा, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, पैराबोलिक सा वेरिएशन मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि भाई जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, अगर इन्फानाइट होती जाएगी तो जेड की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। एक और कर्व बनाए। कौन सा सर्किट था, एक तो मैंने पढ़ाया था आरएल, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मान लो तुमने ले लिया एक CR सर्किट, CR कैपेसिटर और रेजिस्टर वाला सर्किट, तो ये भी बना देते हैं। अब पता नहीं चलता यार किस बैच को कितने सर्किट पढ़ाता हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं ना हर बैच को सभी सर्किट पढ़ा दूंगा। अब जैसे जो बेचारा वीक बैच है उसे पहले थोड़े बहुत सर्किट तो पता चले, तभी तो ये LR CR ये सारे सर्किट पता चलेंगे, है ना। तो जेड वर्सेस एफ का कर्व तुम खुद भी बनाकर देखो। पहले फार्मूला लिखो, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, फार्मूला लिख लेना। तो ये हो गया XC² R²। अब यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है 1/ω/c का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। मतलब अगर मान लो ओमेगा तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाता है किसी भी कारणवश, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके z की वैल्यू c के बराबर आ जाएगी, खत्म बात, बस इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये कर्व यहाँ से शुरू होगा। पहले आपने f की वैल्यू 0 रखी तो इन्फिनिटी से शुरू होगा, एंड देन गिरता 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 r तक एट मैक्स ये गिर सकता है। फिर हमारे पास कौन सा कर्व होता है, एक LCR कर्व होता है। तो हमने सीखा, एक और ले लो यार तुम, LC ले लो, LC ले लो, कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। इसमें जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, देखो सुनो,
ये ना फाइट कर रहे होते हैं, एक एक्सएल एग्जिस्ट करता है, एक एक्ससी एग्जिस्ट करता है, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, और इनकी फाइटिंग की वजह से हमारे पास जो कर्व होता है वो अलग तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। मतलब मान लो, अगर मान लो मैं यहाँ एल सी आर लिखता, तो ये वैल्यू क्या हो जाती, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस है नहीं, तो उसमें से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब ये बच गया। तो ये जो कर्व होगा ये दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट का एक ही पार्ट में तोड़ देता हूँ मैं। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, या तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम ये कह रहे हो कि इंडक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसे भी इसे लिख सकते हो। तो अगर मैं इसका जेड वर्सेस एल का कर्व बनाता हूँ, जेड वर्सेस एफ का, सॉरी एल का कह रहा हूँ, तो यहाँ पर मान लो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर ले आए, हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ले आए, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो पीछे के कर्व को देखो, जा पीछे के कर्व को, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ कैपेसिटर डोमिनेट कर्व मैं बोलना पसंद करूंगा। ठीक है, कैपेसिटर डोमिनेट सर्किट। और अगर मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो इंडक्टर डोमिनेट हो जाएगा, इंडक्टर डोमिनेट कर जाएगा। तो जब, अब देखो, जैसे ही इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है तो इंडक्टर वाला कर्व बना दो, जैसे कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है तो कैपेसिटर वाला कर्व। तुम्हारे दिमाग में अभी आई नहीं होगी बात, देखो यहाँ इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, इंडक्टर डोमिनेट वाला कर्व बना दिया। जहाँ कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है वहाँ कैपेसिटर डोमिनेट वाला कर्व बना दो। ऑरेंज से ही बनाए क्या, ऑरेंज से ही बनाते हैं। मज़ा आ रहा है यार पढ़ाने में, कुछ भी कहो, पढ़ाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है भाई। मैं तो इंजॉय करता हूँ बंदों को, बच्चों को पढ़ाने में, मुझे आता है मज़ा। एक बंदा कह रहा कि अरे सर मेरे 4 लेक्चर हो गए, मैं थक गया आज। मैंने कहा यार भाई, तेरे तो 4 लेक्चर हो गए इंस्टीट्यूट में, मुझे तो घर जाकर भी अभी पढ़ाना है रात के 12 बजे तक, समझ रहे हो। तो होम ट्यूशन वगैरह सब, तो मुझे कोई थकान नहीं होती सर। कभी कभार थक जाता हूँ, वो एक बात अलग है, जब तुम लगाओगे डेडलिफ्ट वगैरह स्क्वाट वगैरह लगाओगे तो थक तुम भी जाओगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब एलसीआर सर्किट, तो कभी कभार हो जाता है, ऑब्वियसली तुम इतनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो तो लग ही जाता है। एलसीआर, तो एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर आपका डेडलिफ्ट मैक्स कितना है। मैंने कहा मुझे मैक्स का तो नहीं पता। तो फिर वो कह रहा कि 100 kg पर आप एक बार उठा लेते हो। मैंने कहा ये भी नहीं पता कि मैं 100 kg पर एक ही बार क्यों उठाता हूँ, मगर एक बार नहीं उठाता भाई, कई रेप्स के लिए उठा लेता हूँ। तो फिर वो बेचारा डर गया कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा अभी 100 kg तो छोटी सी चीज़ है ना, वो तो नॉर्मल वार्म अप वेट होता है, शुरू करते हैं हम उससे। अच्छा, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में क्या होता है कि बेसिकली तुम्हारे पास इम्पीडेंस की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर आर। अब व्यक्ति सोचेगा यार इसे कैसे बनाऊं। तुम ये सोचो, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं समझा रहा तुम्हारे को, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम इस तरफ आ जाओ। यहाँ पर एक आर एग्जिस्ट कर रहा था, तुम फैशन देखो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि तुम नए से क्वेश्चन बनाओ, नए से सोचो, वो मैं जेई वाले को कहता हूँ, और वो भी एडवांस वाले को, मेंस वाले को भी नहीं कहता। तुझे जितना आता है ना तू उसी से क्वेश्चन बना। इवन एडवांस वाले भी क्या करते हैं, जैसे अब भाई मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, कि नारायण का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, सेनगेज सॉल्व कर लिया, एलन का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, तो वो लोग परिपक्व हो जाते हैं, या अच्छी किताबें सॉल्व कर ली, ठीक है, ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो परिपक्व हो जाते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, और बस उसी के तर्ज पे क्वेश्चन आ जाता है ना। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट से क्वेश्चन का आइडिया लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का काम सिर्फ कंसेप्ट नहीं करता, क्वेश्चन करता है। तो अब देखो, तुम्हें पता है कि अगर ऐसी कोई टर्म आएगी तो कर्व ऐसा दिखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, देख तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसी सी कर्व आ रहा है। और दूसरी चीज देखो, ये वाला कर्व तो अभी अभी हमने बनाया है। अब अगर मैं इन दोनों कर्व को एक साथ लगा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारे को। यहां पर ये हो गई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये हो गया रेजिस्टेंस आर, कि भाई रेजोनेंस पर जो इम्पिडेंस की वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाती है और आर के बराबर हो जाती है। दैट्स इट, खत्म। ये हो गया हमारे पास इम्पिडेंस का कर्व। अच्छा, एक और मुझे बनाना है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो, बना हुआ है आई वर्सेस ओमेगा का। बनाऊं क्या, फिर से बना देता हूँ, अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बना ही देता हूँ, तुम वहां से देख लेना। फिर इसके अंदर ही मैं तुम्हारे को वो सब कुछ सिखा दूंगा। वो क्या थी, मैं उसका नाम भूल गया, चलो जो भी थी वो बाद में हम समझेंगे उस चीज़ को। शार्पनेस, हाँ याद आ गया।
तो शार्पनेस भी मैं इसी में सिखा दूंगा। ये तो हो गया तुम्हारे पास मैक्सिमम करंट, जैसे तुम कहते हो आई नॉट, यहाँ पर मैक्सिमम पावर होती है। तुम एक पॉइंट लेते हो जहां पर मैक्सिमम पावर के आधे तुम पावर को खर्च रहे होते हो, तो ये हो जाती है वो वाला पॉइंट जहां तुम मैक्सिमम पावर की आधी पावर खर्च रहे हो। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है वो पीक करंट की 1/√2 वैल्यू होती है। यहाँ पर ना दो फ्रीक्वेंसियाँ पड़ती है, मैं किसी और कलर से इन फ्रीक्वेंसियों को दिखाना पसंद करूंगा। काम करता हूँ, ये ले लूँ, सारे कलर यूज हो गए। ये देख, ये देख, ये तो अपने को पता चल गया, ये तो रेजोनेटिंग है, यहाँ रेजोनेंस हिट करता है, तो ये हो गया रेजोनेंस। ये ओमेगा 2 ओमेगा 1 फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास बैंडविड्थ निकल कर आ जाती है, होती है R/L। तो अगर तुम्हें ओमेगा 1 निकालनी है दैट विल बी ओमेगा R माइनस R/2L, और ओमेगा 2 निकालनी है दैट विल बी ओमेगा R प्लस R/2L। इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली, तुम्हारी नीट में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए याद रखवा रहा हूँ मैं, वरना मेरा लिखने का कोई यहाँ मकसद नहीं रहता। तो ये हो गया आई वर्सेस ओमेगा का कर्व। अब इसके अंदर ना तुम देख रहे हो यहाँ पर पीक मारा जा रहा है, तो इसे, ये जो पॉइंटीनेस है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्क्यूनेस जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हम इसे क्या बोलते हैं, शार्पनेस। तो शार्पनेस क्वालिटी फैक्टर क्या फार्मूला होता है, 1/r√L/c, प्लीज ये ध्यान में रखना। तो अब भाई जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा शार्प उतना ही होगा। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला कर्व मैंने बनाया है, ये वाला कर्व, ये ऑरेंज कलर का कर्व दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा, ऐसा मत कहना कि नहीं दिख रहा, ये ग्रीन कलर तो दिख ही जाएगा, ये देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना ऊपर ऊपर वाला कर्व। तो ये ग्रीन कलर का जो कर्व मैं बना रहा हूँ, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है और नीचे वाले का रेड कलर का रेजिस्टेंस R2 है, तो आपको लिखना है कि जो R1 है हमारे पास वो कहीं ज़्यादा कम है R2 से। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये पीकनेस कम होती रहेगी, नीचे गिरती रहेगी, बेकार होती रहेगी। ठीक ना, खूबसूरत लग रहा है ना। बस ये क्या लिख रखा है, R100 एंड, अरे हाँ ये तो इसने वेरिएशन ही लिख रखा है कि भाई जो पहला कर्व है उसमें R की वैल्यू 100 है, कम है, और दूसरा कर्व R की वैल्यू 200 है। तो ऑब्वियसली वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है। ओके दैट्स इट। एक और कर्व, नहीं गलती से मैंने गलत वाला वो ले लिया, यही रिपीट हो जाएगा। एक और है हमारे पास, सुनो मेरी बात, एक कर्व और आ जाता है रेजिस्टेंस, और ये जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है ना, रेजिस्टेंस या कह लो ओमेगा, इसका वेरिएशन। तो रेजिस्टेंस हो गया XC, हो गया XL हो गया। तो ये XC का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ 1/ωL, XL का मतलब ωL, ये ωc होता है सॉरी। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, ये XC हो जाएगा, डॉटेड लाइन से नहीं बनाना चाहिए मुझे। देखो पता है मैं जब अच्छा कर बना रहा हूँ तब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब सही है, जब अच्छा कर बनाओ तब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, और रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ऐसे जाएगी, दिस इज एक्सल। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये नॉर्मल योर रेजिस्टेंस। तो ये सारे कर्व कुछ ऐसे देखने को तुम्हारे को मिल जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए बनवा दिया यार, ये पूछा है मैंने रिसेंटली अभी। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब मैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम तो तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा नहीं, मैं इसमें रेलिवेंट चीज़ें लेकर आ गया हूँ। अब तुम कहोगे हाँ सर ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम आता है, रट लेना। मेरे से एक्सपेक्ट मत करना सर, मुझे नहीं रटा हुआ, किसी को नहीं रटा होता, बहुत ही कम होते हैं जिन्हें रटा होता है, वो भी काफ़ी कम टाइम के लिए हम रटते हैं कि भाई आए बोर्ड पर लिखवाया और फिर भूल जाओ। यार मतलब इतना डेटा कौन रटेगा, तुम खुद बताओ। मैं तो नहीं रट कर रख सकता, इतना मैं नहीं रट सकता, तुम्हें रटना पड़ेगा। और ये एक टेबल है, प्लीज़ इसे देख लेना, ये टेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे इसमें से जो रटी हुई है मैं खुद बता देता हूँ। एक तो मुझे इंफ्रारेड का पता है भाई, एक मुझे लाइट का पता है, और एक अल्ट्रावायलेट का। ये तीन तो ऐसे ही हमेशा आते आते तुम लोग, लेकिन रेडियो को देख लेना, माइक्रो को देख लेना। ये देखो ये तीन तो आएंगे ही आएंगे, मुझे इतना रटा हुआ है, मैं इनको याद रखता हूँ। 1 से 7, 7 से 4, एंड देन 4 से 1। तो 1 से शुरू और 1 पर खत्म हो गए, क्या था, 1 से 7, 7 से 4, 4 से 1। प्लीज 1 से शुरू है 1 से खत्म हो गए, तभी मैं कह रहा हूँ ये रटा हुआ है। ओके, इनमें यूसेज देख लेना, दैट्स इट। आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर।
देखो रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, वैसे मैंने एक्सपेरिमेंटेशन का एक वो भी निकाल दिया है, वीडियो निकाल दिया है, बना दिया है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने उसे अपलोड करा है नहीं करा, वैसे कर दिया होगा, अगर कर दिया है अब तक तो कर दिया होगा, खैर तो तुम देख लेना चैनल के ऊपर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, है ना। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है, यूवी कर्व पूछा जाता है लेंस के लिए। किस लेंस के लिए मेरे भाई, कन्वेक्स के लिए। और उसे क्या कहते हैं, कनकेव मिरर, एक मिरर के लिए पूछा जाता है और वो भी कनकेव। अब तुम रट सको तो रट लो, नहीं रट सको तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं कन्वेक्स लेंस के लिए बना देता हूँ, फिर एक मिरर के लिए बना दूंगा। पहले लेंस के लिए बना रहा हूँ, देखो। तो ये हो गया यू, ये हो गया वी, एंड मेरे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u 1/f। मुझे ज़्यादा कुछ तो इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आया तो मैं ये करवा रहा हूँ। तो मैं ना पता है क्या करता हूँ, वो 9th क्लास में हमारी मैडम थी, मैडम ने सिखाया था कि भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं, आज तक मुझे वही ग्राफ बनाना याद है। ठीक है, मैं ज़्यादा किसी को कोई एडवांस चीज़ें सिखाता भी नहीं हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि एडवांस चीज़ें जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो u और v का कर्व है, u की मतलब x की जगह मेरे पास u है और y की जगह मेरे पास v है। तो जब मेरे पास y की वैल्यू 0 हो जाती है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब तुम्हें करना क्या है, इससे बचने के लिए तुम एक काम करना, 1/v 1/u 1/f का कर्व बनाते हुए तुम करोगे तो यही x और y का ही तुम बनाओगे। लेकिन तुम बस एक चीज ध्यान में रख लेना, यहाँ पर तुम लिखना 1/v, यहाँ लिखना 1/u। एक बार 1/u को 0 बनाकर देखो तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f। और एक बार 1/v की वैल्यू को 0 बनाकर देखो तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी -1/f। तो मतलब हमारे पास ना एजिम्टोट्स बनकर आ जाते हैं। और वो एजिम्टोट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं हमारे पास, वो एजिम्टोट्स बन रहे हैं f और -f पर। तो एक बन रहा है -f पर u के लिए, और v के लिए बन रहा है +f पर। तो ये अजिम्टोट आ गए जो कि ज़रूरी होते हैं। अब यार तुम अजिम्टोट तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, किसी दिन क्लास लूंगा तो उस दिन बता दूंगा। अभी के लिए बस ये मानकर चलो, ये जो ग्रीन पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया है यही तुम्हारा अजिम्टोट है, -f, यहाँ पर एक कर्व वैसे बनता है चांद जैसा, एक कर्व वैसा बनता हुआ नजर आएगा। ये एक्चुअली पता है क्या है, तुम्हें पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ये सारी उन चीज़ों को बता देता है। तो तुम्हारे लिए अभी सिर्फ इतना हिस्सा काफ़ी है, इतना हिस्सा तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, इतना हिस्सा तुम पढ़ो। और इसके अंतर्गत क्या है, मैं एक सीधी लाइन खींचने वाला हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है 2f, और ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है -2f। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख लो, और ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर इस कर्व में सिर्फ यही हमारा क्या करता है, मेन मैटर करता है। तो एक तो ये कर्व हो गया, ये कन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। अब कनकेव मिरर के लिए मैं बना देता हूँ। अब देखो यूवी कर्व किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v 1/u 1/f, है ना। और f क्या होता है, कनकेव मिरर का नेगेटिव, बस उतना ही ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जब मैंने इसके अजिम्प्टोट ढूंढने की कोशिश करी, मैंने एक बार 1/u को 0 रखा तो v की वैल्यू क्या आ रही है, -1/f। तो एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। तो इसके अजिम्प्टोट आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करना, कहाँ आएंगे, -f, -f पे। तो एक चांद जैसा कर्व ये देखने को मिलेगा, और एक कर्व ऐसा, देख रहे हो ये वाला जो कर्व है ये ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, और ये बिल्कुल इसी की तरह है, ये कर्व ही ऐसा है जो ओरिजिन से पास होता हुआ निकलता है। तो हमारे को ये कर्व देखने को मिलेंगे। अगेन अगेन अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूं जो कि 45 डिग्री के एंगल पर होगी, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, वो करेगी -2f पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास v, ये हो गया हमारे पास u, ये हो गया हमारे पास -u, और ये हो गया हमारे पास -v। तो ये कर्व हमारे लिए क्या हो जाता है सर, इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूवी कर्व है, खत्म हो गए। देन हमारे पास एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का कर्व है फॉर द केस ऑफ द प्रिज्म। एज यू कैन सी, ये नाइकी के शू के जो टिक नहीं होता वैसा, लोगो नहीं होता वैसा दिखने वाला कर्व है। ये कर्व सिर्फ इतना बताता है कि देखिए अगर आई वर्सेस डेल्टा का आप कर्व देख रहे हो, सो देयर आर टू वैल्यू ऑफ द डेल्टा, डेल्टा की आपको दो वैल्यू देखने को मिलेगी, वो सॉरी डेल्टा की आपको एक वैल्यू को देखने को मिलेगी दो अलग अलग इंसिडेंस एंगल पर।
क्योंकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ट्रू होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, ये फिनोमिना क्यों है कि आपको दो अलग अलग इंसिडेंस एंगल के लिए सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा देखने को मिल रही है, तो ये किस वजह से है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की वजह से। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंस एंगल एग्जिस्ट करता है जहां पर आपका डेल्टा मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है। तो मिनिमम डेल्टा का फॉर्मूला हमें ये बता देगा कि वो डेल्टा मिनिमम कितना होगा उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। क्या ये बात क्लियर है? ये सब हम कर सकते हैं ना। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर हम डेल्टा मिनिमम क्या कर सकते हैं सर, अचीव आउट कर सकते हैं। आई होप सबको ये फार्मूला पता होगा। तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 अपॉन में साइन ऑफ ए बाय 2, वेयर म्यू इज द क्या, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम अगर यहाँ डेल्टा की वैल्यू लिखते हैं आई प्लस ई माइनस ए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू इंसिडेंस एंगल की ऐसी भी रहती है जब वो किसके बराबर हो जाता है, अपने ई के बराबर हो जाता है, सच दैट जो आपको डेल्टा देखने को मिलता है वो डेल्टा कैसा देखने को मिलता है, डेल्टा मिनिमम देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन है आपकी जब आई ई के बराबर हो जाए, है ना, जब आई ई के बराबर हो जाए, जब R1 और R2 आपके किसके बराबर हो जाए, A/2 के बराबर हो जाए, तो आपको जो डेल्टा देखने को मिलता है वो क्या होता है, डेल्टा मिनिमम। इस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पे डेल्टा मिनिमम हम अचीव आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम उसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। ये वेव ऑप्टिक्स है, मैं पहले लिख देता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कोई सवाल नहीं आते, बनते भी नहीं, मतलब सवाल इन द सेंस ग्राफ के, ग्राफ कहाँ ही बनेगा। तो वेव ऑप्टिक्स, लेकिन फिर भी मैं दो इंपॉर्टेंट कर्व ले आया। पहला है इंटेंसिटी का वेरिएशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटेंसिटी जो है हमारी कैसे वेरी कर रही है। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन हमें हर ये दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पर मैक्सिमा अचीव हो रहा है वहाँ पर हमारी पीक इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, और वो पीक इंटेंसिटी सबके लिए सेम है। क्लियर? तो ये तो बेसिक सा वेरिएशन हो गया हमारे पास। देन फिर हमें ये देखने को मिलता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक ही मैक्सिमा है, जैसे हमने सेंट्रल मैक्सिमा को ले लिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा में हमें ऐसा कर्व क्यों देखने को मिल रहा है, मतलब ये कंसिस्टेंट इंटेंसिटी ऐसी क्यों नहीं देखने को मिल रही कि हर जगह ही सेम है। थोड़ा थोड़ा हम ऊपर जाते हैं ना, तो देखो अब मैं डायफ्रैक्शन से ही दिखा देता हूँ, तुम यहाँ पर देखना, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये फ्रिंज है, तो तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पर तो व्हाइटिश है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ ग्रेइश होना शुरू हो गया, भले ही अभी भी ये मैक्सिमा ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रेइश होना शुरू हो गया है। तो वो क्यों है, वो एक्चुअली इस फार्मूले की वजह से हमारे पास आ जाता है। ये फार्मूला हमारे को ये बताता है कि इंटेंसिटी जैसे जैसे तुम सेंट्रल मैक्सिमा के सेंट्रल पॉइंट से, मतलब ये तुम्हारे पास मान लो स्लिट्स है, ये सेंट्रल पॉइंट हो जाता है ना, जैसे जैसे इससे थोड़ा थोड़ा आप ऊपर बढ़ते रहोगे, और अगर आपके पास ये पूरी की पूरी सेंट्रल फ्रिंज है, तो सेंट्रल फ्रिंज में आपकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, सिर्फ इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्स आउट होगी, एंड देन वो इंटेंसिटी डाई ऑफ होती रहेगी, और तभी फिर उसके बाद जब वो पूरी तरीके से डाई ऑफ हो जाएगी तब एक मिनिमा शुरू होगा आपका। तो ये बस वही फार्मूला है, ये वही चीज बताने की क्या करता है, चेष्टा करता है। अब ये फार्मूला हमने लगाया, हमने डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई लगाई, हमारे को ये वैल्यूज देखने को मिल रही है। चलो आगे बढ़े। ये डायफ्रैक्शन का कर्व हो जाता है, इसे प्लीज याद रख लेना, डायफ्रैक्शन, दैट्स इट। ये डायफ्रैक्शन का कर्व हो गया हमारे लिए। अरे कहाँ गया, तो इसमें देख रहे हो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के पास ही सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वो इंटेंसिटी डाई ऑफ होती रहेगी। डुअल नेचर इसके अंदर सबसे ज्यादा कर्व है। पहला कर्व फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होगा, निकलेगा। दूसरा कर्व हमारा क्या होता है, फोटो करंट का वर्सेस योर पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लो तुम एक ही कलर की लाइट यूज कर रहे हो, लाल कलर की, नीले कलर की, पीले कलर की, अगर आप एक ही वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर रहे हो, तो सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट यूज करी, तो उसके लिए अगर मैं इंटेंसिटी डिफरेंट करता रहूँ उस लाइट की, तो उस लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 3 टॉर्च ली जो कि व्हाइट लाइट वाली है, तो अब मैंने तीनों की इंटेंसिटी डिफरेंट रखी, एक ब्राइट, एक लो ब्राइट, और एक हल्की सी डार्किश, तो तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगी। तो हमें ये पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तीनों के अंदर देखने को हमें मिलेगा, लेकिन बस फोटो करंट की जो अमाउंट होगी वो सबके अंदर अलग अलग आएगी। भाई सैचुरेशन फोटो करंट सबसे ज्यादा किसके अंदर आएगा, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब में होगा, अगर वो थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तुम इंसिडेंट कर रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन करंट कितना निकल कर आएगा? करंट कम निकल कर आएगा अगर इंटेंसिटी कम है, ज़्यादा निकल कर आएगा तो इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फोटो करंट आपको देखने को मिलेगा। फैशन आपका कुछ एस शेप फैशन, ऐसा अजीब सा फैशन देखने को आपको मिलता है। फिर आपके पास क्या है, वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट है फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी। आपने इंटेंसिटी चेंज नहीं करी, इंटेंसिटी आपने कांस्टेंट रखी है, लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग कलरों का यूज कर रहे हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हो, लाल नीली पीली काली हरी ऐसे कर रहे हो। तो अगर मान लो वो सारी फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो दिखाएंगी, लेकिन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो ये जो वेरिएशन है ये अभी भी सेम ही है, जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये वेरिएशन वैसा ही है, लेकिन सबके लिए, क्योंकि इंटेंसिटी अब क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, सैचुरेशन करंट सबके लिए सेम आएगा, उससे कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कर्व है, ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर्व, किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो यहाँ पर जहां पर ये इस एक्सिस पर कट जाता है कर्व, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कर्व हमारा सीधा चलता है क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर मतलब डिपेंड करता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का तुम ये समझ लो ग्राफिकल रूप तुम देख रहे हो, ईवी नॉट एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू नॉट, तो ये यही है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, ये कह लो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व दैट इज टेन थीटा, उसकी वैल्यू होगी एच बाई ई। वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मटेरियल के लिए सेम रहने वाली है, ये प्लीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कर्व भी खत्म हो गया। देन हमारे पास एटम्स आ गए। एटम्स के अंदर आपको पहले ये कर्व देखने को मिलता है, दैट इज द वेरिएशन ऑफ एन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या है, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था। अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर बीइंग स्कैटर्ड अराउंड बाय एन एंगल थीटा, उसे प्लॉट करा था रदरफोर्ड ने, तो वो कुछ ऐसा देखने को मिला। ये आपका रिलेशन है, ये यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियाई। एटम में बस उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा और मन कर रहा है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लेना अपना जाकर, लेकिन उसके अंदर कोई कर्व नहीं है, वो तुम्हें रटने पड़ेंगे। तो न्यूक्लियाई के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला तो ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपॉन में मास नंबर। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर में हमें ये देखना है कि फेरस सबसे ज्यादा स्टेबल व्यक्ति है, सब बनना चाहते हैं फेरस। अगर तुम इससे पीछे वाले को लोगे तो ये सारे के सारे क्या दिखाएंगे, ये सारे के सारे फ्यूजन दिखाना चाहेंगे, और इनसे आगे वाले लोगे तो ये सारे के सारे फिजन दिखाना चाहेंगे। तभी ये इस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी को जिसपे फेरस बैठा है रीच आउट कर पाएंगे। प्लीज, ये सारे के सारे हैवी न्यूक्लियाई है तो ये फिजन दिखाएंगे, टूटेंगे, ये सारे के सारे लोअर है तो ये फ्यूजन दिखाने की टेंडेंसी रखेंगे। और एक बात सच बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, देखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि मैंने इतने मॉक टेस्ट करवा दिए। देखो पीडब्ल्यू के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, आनंद मनी सर के मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, और तुम्हारे आकाश में तो आता ही आता है, AIATS में, एलन में आ चुका है। ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई आप देखो आपके पास तीन मटेरियल है, वो यहाँ पर कुछ नहीं बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे ए, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बी, और यहाँ लिख देंगे सी। ABC, ये तीन है आपके पास। इसमें से बी और सी और ए क्या क्या दिखाएगा, क्या टेंडेंसी दिखाएगा, क्या ए न्यूक्लियर फ्यूजन दिखाएगा, फिजन दिखाएगा, बी न्यूक्लियर फ्यूजन दिखाएगा, फिजन दिखाएगा, ये पूछ लेंगे डायरेक्टली। या फिर तुम्हें कभी कभार पता है क्या करेंगे, दे देंगे, कह देंगे लिथियम है और ये टंगस्टन है, बताओ कौन क्या दिखाएगा। अब भाई अगर तुम्हें ये ग्राफ नहीं रटा हुआ, रटना पड़ेगा, मुझसे मत ये मत कहो, देखो ये गलत बात हो जाती है, ये मत कहो कि ये नहीं रटना, रटना है। ये NCERT के अंदर दे रखा है, मैं बहुत ही हैवी हार्ट के साथ ये बता रहा हूँ। वैसे मैं हैवी हार्ट के साथ नहीं बता रहा, क्योंकि रटना तो तुम्हें, मुझे कौन सा रटना है, मुझे तो क्लास के अंदर जाना है। और ऐसे बेटा NCERT का ये पेज खोलो, तुम खोलोगे, हाँ देखो बेटा ये देख रहे हो ग्राफ खतरनाक सा, तुम कहोगे हाँ सर मैं देख रहा हूँ। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे याद होगा, तुम कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं याद होगा, किसी भी इंसान को तो याद हो ही नहीं सकता ये। फिर मैं कहूँगा हाँ इंसान को याद नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो जानवर हो, तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, है ना। तो मजाक कह रहा हूँ, ठीक है, मजाक में लेना इस चीज को। तो जानवर नहीं, राक्षस। अब ये मजाक नहीं कह रहा मैं मेरी क्लास के जितने भी बैक बेंचर्स हैं, वैसे वो जानवर भी और राक्षस भी है, तो उनको मैं ज़्यादा याद रखता हूँ, ज़्यादा याद करता हूँ। टॉपर तो बेचारे सीधे होते हैं, बेचारे आगे बैठे होते हैं। बैक बेंचर्स वाले मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंजॉय करवाते हैं चीज़ों को, तो आई लव देम। ठीक है, तो उनके रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ, कभी तुम बुरा मान जाओ कि अरे यार ये सर ने क्या कह दिया। खैर मेन चीज़ क्या आती है, तुम्हें ये एलिमेंट रटने पड़ेंगे, कम से कम अपने हाथ में ये रखना है। एक तो ये हाइड्रोजन हो गया, एक लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है, और हीलियम। बस यही तो है, इतना तो तुम रट ही लोगे। पीरियोडिक टेबल रट सकते हो तो ये तो रट ही सकते हो। इसके अंदर एक W इंपॉर्टेंट है, एक इंडियम इंपॉर्टेंट है, बस ये दो इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम तो होता ही होता है। तो ये तीन के फॉर्मूले, मतलब तीन के बारे में पूछा गया था।
अब ये वाला कर्व भी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। देखो क्या कह रहा है ये कर्व, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर नॉट का कर्व है फॉर द न्यूक्लियन। ये क्या कह रहा है, यहाँ से इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस लाइन को यहाँ पर से लिखवा देता हूँ। कह रहा है फॉर अ सेपरेशन विच इज ग्रेटर देन आर नॉट फोर्स इज अट्रैक्टिव, है ना, एंड फॉर द सेपरेशन विच इज लेस देन आर नॉट द फोर्स इज रिपल्सिव, स्ट्रांगली रिपल्सिव। तो आर नॉट से कम यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगी, और आर नॉट से ज्यादा आपको अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगी इन योर न्यूक्लियन। दैट्स इट, बस। और वो कौन सी फोर्सेज होती है तुम्हें पता ही है, न्यूक्लियर फोर्सेज है जो बाइंड आउट करके रख रही हैं, उन्हें ओवरकम। देखो न्यूक्लियन है क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन यही तो न्यूक्लियन है। तो आप एक चीज ध्यान से देखना कि जब भी, जैसा उसने बोला कि अगर सेपरेशन ग्रेटर है आर नॉट से तो फोर्स अट्रैक्टिव है, और अगर आर नॉट से कम है तो फोर्स रिपल्सिव है। ये प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा करके। तो फॉर द सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड फॉर द सेपरेशन विच इज लेस देन आर नॉट द फोर्स इज रिपल्सिव। क्लियर। और यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही वेरी भी कर रही है। चलिए अब आगे बढ़े, ये पढ़ लेना, मतलब ये डायरेक्टली आएगा, इतना ज़्यादा कोई कुछ पूछेगा नहीं। हाँ बस यहाँ ये चीज़ पूछ लेगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कब है। सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा खराब चैप्टर, मुझे इससे नफरत है। भले ही मेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इवन जो मैं पेन होल्ड कर रहा हूँ इससे बना है, लेकिन आई हेट दिस चैप्टर, वरना तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ना ले लेता। खैर, और तभी मैंने एवियोनिक्स भी नहीं करी। चलो, ये तो हमारे पास नॉर्मल पीएन कर्व आ गया, है ना, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस का हो गया, ये हमारे पास रिवर्स बायस का हो गया, नी वोल्टेज है ना, सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको कर लेना है, ये बहुत ही छोटा सा कर्व है जो आपको क्या है, रट कर रख लेना है। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगी आपकी, ये आपको रट कर रखनी है सर, ठीक है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हो गई पीएन जंक्शन डायोड के लिए। आगे आ जाओ, ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर ये तुमने एसी वेव दी है, तो जब ये डीसी बनाएगा तो सिर्फ आधी वेव बनाएगा, आधी वेव नहीं बनाएगा। ऐसी फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। ये तुम पूरी की पूरी दोगे तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी तुमने वेव यहाँ पर दी, जैसे वेव फॉर्मेट ए वेव फॉर्मेट बी दी, तो ये मतलब पूरी की पूरी वेव को ऐसे टर्न आउट कर देगा। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आधी वेव हमें मिल रही थी, फुल वेव का मतलब ही है कि आपको पूरी वेव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डायोड्स हैं उनका अरेंजमेंट ही ऐसे कर रखा है कि हर बार आपको आउटपुट देखने को मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ गया, ये जिनर डायोड आ गया, ये जिनर डायोड का हमारे पास कर्व आ गया। तो ये रट कर रख लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली कर्व पूछा जाएगा, इसमें कोई ये नहीं होगा कि भैया ये बताओ कि ये क्या है क्या नहीं है, वो तो उनसे ये नहीं पूछने वाला, वो कहेगा ये बताओ ये किसका कर्व है, जिनर का है पीएन का है, तो तुम्हें क्या लगाना है, जिनर लगा देना है। ये किसका कर्व है, जिनर का है, सोलर सेल का है, पीएन का है, ये एलईडी का है, तो तुम्हें क्या लगाना है यहाँ पर, ये जिनर का है, ठीक है। एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स, तो ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और रिवर्स, इसमें कुछ बताने की जरूरत है मुझे नहीं। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ गया, ये तो नॉर्मल है, अपने को सबको पता है कि मान लो यहाँ पर हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, और सॉरी फोटो डायोड है हमारे पास, और हम इसके ऊपर लाइट मार रहे हैं। सो दिस इज अ फोटो डायोड जिस पर हम क्या मार रहे हैं, लाइट मार रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगी, ये रिवर्स बायस में चलता है, और जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी वेरी करेगी उस हिसाब से चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी, उसी हिसाब से हमें जो करंट होगा हमें देखने को मिलेगा। तो ये कर्व किसके बारे में है, फोटो डायोड के बारे में है, अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रही है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये रिवर्स बायस कंडीशन में है, ठीक है। कैसे है, रिवर्स बायस, तो पी साइड नेगेटिव से जुड़ा है, एन साइड पॉजिटिव से जुड़ा है। और ये क्या है हमारे पास, इंटेंसिटियां, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी उतना ही ज्यादा करंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कुछ ऐसे वेरी कर रही है, प्लीज आप ये नोट डाउन करते हुए चलना। देन हमारे पास क्या आ जाता है, ये कौन सा कर्व है, ये पीएन जंक्शन सोलर सेल का कर्व है, ठीक है। ये कौन सा कर्व था, ये हमारे पास फोटो डायोड का कर्व था। ये कौन सा कर्व है, ये सोलर सेल का कर्व है। तो अगेन हमने यहाँ पर क्या करी, लाइट मारी, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ ऐसी हमें देखने को मिल रही है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाती है, और ये शॉर्ट सर्किट करंट हो जाता है। याद रख पाओगे। तो बच्चों बस इतना ही, सेमीकंडक्टर के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा।
ये 3 कर्व आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये मैंने भी ऐसे ही याद करे थे उस समय, आप लोगों को भी याद करने पड़ेंगे। डिटेल्ड वीडियो सेमीकंडक्टर की मैं आराम से बनाकर डाल दूंगा, तब हम समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमें कर्व का फैशन याद रखना है। याद रखना है कि फोटो डायोड के अंदर कैसे इंटेंसिटी वेरी करने से चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप तुमने ये सारे के सारे कर्व बना लिए होंगे, वीडियो अच्छे से देख ली होगी धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे और टॉपिक्स पढ़ेंगे और नीट की तैयारी को बिल्कुल और अपना बूस्ट करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।